शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। 2008 में हुए मालेगांव बम ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 लोगों को न्यायालय ने बरी कर दिया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक मोटरसाइकिल के सहारे बम विस्फोट किया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। इस मामले में पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की थी, फिर एटीएस ने जांच की जिसमें मकोका लगा, और साथ ही उसके बाद ये जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। लंबे समय तक जांच चली, लंबे समय तक अदालती कार्रवाई चली और अंत में अप्रैल में ये सुनिश्चित हो गया था, फैसला आज आया है। फैसले में अदालत ने सबूत के कमी के आधार पर इन सबको बरी कर दिया है। अदालत में पुलिस ने जो कार्रवाई की, एटीएस ने जो कार्रवाई की, एनआईए ने जो कार्रवाई की, उन सबको भी सिलसिलेवार उस पर भी अपने फैसले में उल्लेख किया है। आपको बता दें कि ये बहुचर्चित मामला है। 19 सितंबर 2008 में मालेगांव में एक बम ब्लास्ट हुआ था, चहल पहल भरे इलाके में। बम ब्लास्ट में एक दोपहिया वाहन का इस्तेमाल किया गया था, जिस दोपहिया वाहन को बाद में जांच के दौरान एटीएस ने ये पाया था कि ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का दोपहिया वाहन है। इसके बाद 2008 में ही 23 अक्टूबर को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ कुछ अन्य लोग, शिव नारायण काल सांगरा और श्याम भावर को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में इस मामले में कर्नल पुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया था, और जिन पर आरोप ये था कि इन्होंने आरडीएक्स से बम बनाया है। आरडीएक्स यही लाए थे, और इस मामले की लंबे समय तक कार्रवाई चली। इसमें कई तरह की प्रक्रियाओं से भी जांच को गुजरना पड़ा। इस मामले में के बारे में अगर हम आपको बताएं तो जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उस समय 6 लोगों की मौत हुई थी। जिन 6 लोगों की मौत हुई थी उन मृतकों के नाम हैं फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख, लियाकत, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफ़ीक मुस्तफ़ा, इरफान ज़िया-उल्लाह खान, सैयद अज़हर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल थे। तकरीबन 101 लोग घायल हुए। अब अदालत ने ये फैसला किया है कि ये जो पीड़ित हैं, जो घायल हुए थे, उन्हें 50,000 रुपये, और जिनकी इसमें मौत हुई थी उनके परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। इस तरह के मुआवजों से किसी को मरहम नहीं लगता है। ये कहानी अनसुलझी रह गई, इसलिए कि ये घटना किसने की, क्यों की, कैसे की, इस पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। और एक बात तो तय है कि मृतकों और घायलों को इंसाफ नहीं मिल पाया, इसलिए कि जिन्हें इसमें आरोपी बनाया गया था वो बरी हो गए, सबूत के अभाव में बरी हो गए। ये मामला बहुत चर्चित था, ये मामला बहुत चर्चा में आया था। अभिनव भारत नामक एक संस्था, जिसकी संचालक प्रज्ञा ठाकुर और उनके साथी थे, उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस तरह की एक संगठन बनाया है और इस घटना को अंजाम दिया है। उसमें एक सैन्य अधिकारी, जो बड़े सैन्य अधिकारी थे, उन्हें भी इसमें आरोपी बनाया गया था। उनके साथ साथ एक रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी, समील कुलकर्णी शामिल हैं, जिन्हें बरी कर दिया गया इस पूरे मामले में। अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता है। अदालत ने जिस तरह के सबूत, न्यायालय में जांच एजेंसी ने जिस तरह के सबूत दिए हैं, उस पर अदालत ने उस पर शक जाहिर किया है, उस सबूत को पर्याप्त नहीं माना है, और उन्होंने इस आधार पर
आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने अदालत ने यह भी माना है कि घटना समाज के लिए गंभीर अपराध थी, लेकिन कानून में सजा देने के लिए नैतिक आधार नहीं था। मजबूत सबूत ज़रूरी होते हैं और कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई विश्वसनीय पुख्ता सबूत नहीं मिला है, इसलिए इन्हें बरी किया जाता है। पुलिस चाहे तो जो अनवांटेड अपराधी हैं इस पूरे मामले में, उनके खिलाफ अलग से चार्जशीट दाखिल कर दें, और अभी भी इस मामले में कुछ लोग वांटेड हैं जिस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इस प्रक्रिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कोर्ट ने ये भी कहा था पहले कि मकोका कानून जिसे सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिका लगाई गई थी, मकोका कानून लगाया गया था एटीएस की तरफ से, स्थानीय महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत ठहराया था। उसके बाद यूएपीए के तहत इस पर सुनवाई हुई थी और यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत इसमें सुनवाई हुई थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उनके सहयोगी लंबे समय से जमानत पर था इस पूरे मामले में। इसमें जब इस विस्फोट हुआ तो स्थानीय पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की। जांच बाद में एटीएस को सौंप दी गई। हेमंत करकरे शहीद जो अफसर हैं, जो मुंबई आतंकवादी घटना में जो शहीद हो गए थे, उनकी टीम ने इस पर जांच की थी और जांच के दौरान वहाँ एक एलएमएल कंपनी की एक दोपहिया वाहन मिला था, जिसमें ये कहा गया था कि विस्फोटक इसी में लाया गया और इसी में ब्लास्ट हुआ था। उस गाड़ी का नंबर फर्जी पाया गया था, उसका जो चेचिस है उसका नंबर भी बदला गया था, उसको मिटाया गया था। लेकिन साइंटिफिक ढंग से जब एटीएस ने उसकी जांच की तो जो चेचिस नंबर उसमें मिला था जांच में, वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का वाहन था। उसके आधार पर ही एटीएस उन तक पहुंची। उस समय वो जबलपुर में रहती थी। जबलपुर में अभिनव भारत नाम के एक संगठन को वहीं से वो संचालित करती थी। ढेर सारे संगठन उनके सदस्य थे और कई तरह की गतिविधियां वहाँ संगठन की वहाँ से देश भर में संचालित थी। उसमें पूछताछ के बाद एटीएस ने कई तरह के खुलासे किए थे और कर्नल पुरोहित तक भी पहुंची थी। कर्नल पुरोहित के बारे में भी यही था कि ये वो इस तरह के अभिनव भारत जैसे संगठन के साथ उनका जुड़ाव है और वो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया, जमानत पर भी रिहा थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जैसा आप जानते हैं, भोपाल की सांसद रही हैं। इस अदालती कार्रवाई के दौरान वो हिंदूवादी संगठनों का सबसे बड़ा प्रमुख शहरों में शामिल हो गई थी। भोपाल में उन्होंने दिग्विजय सिंह को चुनाव हराया था और वो सांसद भी बनी थी। इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। बीच में काफ़ी चर्चा थी कि अदालत में सरकार ने मांग की है कि उन्हें सज़ा दी जाए। सुनवाई अप्रैल में पूरी हो चुकी थी। उस समय ये बहुत चर्चा में था ये बातें। लेकिन अंततः जो उम्मीद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके समर्थक, सत्ता पक्ष और अन्य लोग जो उम्मीद लगा रहे थे कि वो बरी होंगी, अंततः वैसा हुआ। और जो पीड़ित पक्ष है और दूसरा पक्ष है, उसको जो आशंकाएं थी वो भी सच साबित हो गई, इसलिए कि उसे लगता था उसे इस पूरे मामले में जिस तरह से अदालती कार्रवाई हो रही है उसमें शायद ही आरोपियों को सज़ा हो। अगर इस मामले के बारे में हम बात करें तो पीछे जो सरकारी वकील इस मामले में थीं, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हें दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले में आरोपियों की मदद करनी है। उन्होंने भी ये मीडिया की सुर्खियों में भी रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जब गिरफ्तार हुई, जबलपुर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनके बहुत से साथियों को पुलिस ने राउंड अप किया था, एटीएस ने राउंड अप किया था। वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार की ओर से भी एटीएस को जांच में पूरा सहयोग किया गया था। उनके कई सहयोगियों से लगातार एटीएस ने पूछताछ की थी। उनकी गतिविधियों, उनके उस घर में जहां वो जबलपुर में रहती थी, गोरखपुर में, उस घर में भी एटीएस ने बहुत ढेर सारे सबूत जुटाए थे और उनकी वो जिस तरह की गतिविधियां हैं उनकी, उस पर एटीएस ने उस समय कार्रवाई की थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान
मैं जबलपुर में था, उस दौर में सारा समय में था। उनकी गतिविधियों, उनकी बयान जो वो जिस तरह के भाषण देती थीं, उसको बहुत उनका भाषण बहुत तीखा, एक पूरे एक वर्ग पर हमलावर रहती थीं वो, और लगातार वो उस तरह की गतिविधियाँ उनकी थीं, और उनके सहयोगी भी उसी तरह का प्रदर्शन करते रहते थे। एक मामले में अगर मैं जिक्र करूं तो एक मामले में वो एक उड़ीसा में एक साधु की हत्या हो जाने के बाद उन्होंने एक सभा आयोजित की गई थी हिंदूवादी संगठनों की ओर से, जिसमें वो भी शामिल हुई थी, जहां वो हत्या की वकालत कर रही थी, वर्ण संकरों की हत्या की वकालत कर रही थी। उस बाकायदा वो जब वो गिरफ्तार हुई तो वो मीडिया में बहुत प्रसारित हुई था, उनका वो बयान बहुत प्रसारित हुआ था। और संयोग ये था कि वो बयान मेरे सहयोगी जो कैमरामैन थे उन्हें रिकॉर्ड करने का एक इत्तेफाक से मौका मिल गया था। उस रिपोर्टिंग में मैं भी वहाँ था। अगर मैं उनके उस बयान की बात करूँ, यह बयान उनके पॉलिटिकल एजेंडे का हो सकता है, उनके संगठन की गतिविधियों का हो सकता है, इससे कोई किसी को हत्यारा नहीं मान सकता, लेकिन उन्होंने जो कहा वो मैं आज से आपसे साझा कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि जो मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने ये कहा कि वर्ण संकरों की हत्या कर देनी चाहिए और ये हत्या धर्मानुकूल है। उसके बाद ही फिर ये सब कार्रवाइयाँ हुई, उन सब चीज़ों को भी इससे जोड़ा जाने लगा। ये जब घटना हुई थी तब वो रमज़ान का महीना था, बाज़ार में चहल पहल का माहौल था। आरोप यही था कि उस समय अशांति फैलाने के उद्देश्य से ये किया गया था। और आपको याद होगा कि भगवा आतंकवाद जैसा शब्द इसी दौर में सामने आया था, जिसको लेकर बहुत तरह के विवाद हुए थे। ये इत्तेफाक है कि उस समय जो होम सेक्रेटरी थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हुए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे, ये उस दौर में ये शब्द सामने आया था, जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। अगर हम इस पे बात करें तो इस पूरे मामले में ट्रायल के दौरान 282 जो गवाह हैं वो प्रोसिक्यूशन के पक्ष में आए। इस पूरे मामले में 39 गवाह होस्टाइल हो गए, अपने बयान से पलट गए। जो पुलिस ने जांच में, जो एनआईए ने जांच में, जो एटीएस ने जांच में जो भी कुछ जिन गवाहों को सबूत जुटाए थे, उसमें से 39 गवाह अपने बयान से पलट गए। और इसका आरोप पीछे भी तत्कालीन जो सरकारी वकील हैं उन्होंने लगाया था इस बात में कि दबाव बहुत बनाया जा रहा है, और गवाहों को बॉम्बे जाकर इस पर, मालेगांव से बॉम्बे जाकर इस पर बयान देना होता था। बहुत तरह के परिस्थितियां थीं उस पूरे मामले में, गवाहों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, इस तरह के भी आरोप उस दौर में लगाए गए थे। 26 गवाहों की ट्रायल के दौरान ही उनकी मौत भी हो गई थी। वो जिस गाड़ी का इस्तेमाल किए जाने का हम उल्लेख कर रहे थे, वो LML गाड़ी, फ्रीडम गाड़ी थी, और जिसमें एक फ़र्ज़ी नंबर का इस्तेमाल किया गया था। अगर हम सिलसिलेवार इसके बारे में आपको बताएं तो ये आरोप लगा था, प्रोसिक्यूशन ने ये आरोप लगाया था कि आरोप पत्र में ये था कि कर्नल पुरोहित ने RDX कश्मीर से लाए थे, वो महाराष्ट्र स्थित अपने घर में RDX उन्होंने छुपाया था। बम उन्होंने सुधाकर चतुर्वेदी के देवलाली छावनी क्षेत्र स्थित घर में तैयार किया था। ATS ने दावा ये भी किया था कि जो मोटरसाइकिल जो बम जो है वो प्रवीण टक्कल की रामजी काल सांगरा और संदीप डांगे ने लगाया था, और सभी इस साजिश में शामिल थे। मालेगांव, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जो कथित तौर में रमज़ान में, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, रमज़ान में एक घटना हुई थी और 2009 में पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी। घटना पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 29 सितंबर 2008 में हुई थी और 23 अक्टूबर 2008 में ये गिरफ्तारियाँ शुरू हुई थीं। इस पर यही आरोप लगाया गया था कि अभिनव भारत में कि वो हिंदू राष्ट्र आर्वैध बनाने के लिए ये संगठन काम करता था, और उसने अपना खुद का संविधान और झंडा बनाने की वकालत की थी। ये केस 2011 में NIA को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और 13 मई 2016 को NIA ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी, जिससे मकोका जो धारा है वो हटा दी गई थी,
और एटीएस को इस ने जिस तरह का जो ये कानून का प्रयोग किया था उसे वहाँ से हटा दिया गया था और ये कार्रवाइयाँ जो है वो यूएपीए और आईपीसी की धारा के तहत अदालती कार्रवाइयाँ आगे शुरू हुई थी। इसमें पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें गवाहों की क्या स्थिति रही है। 323 गवाह जो उसमें एटीएस ने जुटाए थे, जिसमें कॉल डाटा रिकॉर्ड, वॉइस सैंपल जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया था और जिसे ही बाद में अदालत ने पर्याप्त सबूत नहीं माना है। अदालत ने इस पूरे मामले में क्या कहा है वो भी आपको हम बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि अहम गवाहों ने प्रोसिक्यूशन का समर्थन नहीं किया है। प्रोसिक्यूशन षड्यंत्र रचने की जो बैठकें बताई उसने उसे साबित करने में विफल रहा है। अदालत ने कहा कि स्पॉट पंचनामा जो बना है उसमें भी खामियां थीं, डंप डेटा उपलब्ध नहीं था, घटनास्थल की बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, इसलिए कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वाहन के चेसिस नंबर का, जिस वाहन का भी हम जिक्र कर रहे थे कि वाहन के चेसिस नंबर को मिटा दिया गया था, दोबारा रिस्टोर नहीं किया जा सकता। एटीएस का दावा था, उसने रिस्टोर किया, उसमें वो गाड़ी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम से निकली। और ये गाड़ी उन्हीं की थी। बाद में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बताया था कि वो गाड़ी वो बेच चुकी हैं, इसलिए इसे ठोस सबूत के तौर पर अदालत ने नहीं माना। कुछ मेडिकल प्रमाण पत्र भी अवैध चिकित्सकों ने जारी किया है, ऐसा न्यायालय ने ये भी कहा है, जिन्होंने जिससे साबित नहीं हो सका है, सबूत उपलब्ध नहीं है कि आरडीएक्स लाया गया या बम असेंबल किया गया, यह भी स्पष्ट नहीं है। बम वाली मोटरसाइकिल किसने खड़ी की, जबकि इलाका रमज़ान में के चलते पहले से ही सील किया गया था। घटना के बाद की स्थिति में पत्थरबाजी की गई, नुकसान किसने पहुंचाया, पुलिस की बंदूक छीनने की घटनाएं, इन पर कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। साथ ही ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि बम, वो जो दोपहिया वाहन था एलएमएल, वो उसके अंदर से ब्लास्ट हुआ है या उसके बाहर से ब्लास्ट हुआ है, ये भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। और इस तरह की कई चीज़ों में न्यायालय ने इन्हीं को आधार मानकर इस जांच को पर्याप्त नहीं माना, सबूत के अभाव में इन्हें बरी कर दिया। लेकिन अंततः आज उनके लिए एक अच्छी खबर है, वो एक राजनेता भी हैं, एक अच्छी खबर है। काफ़ी बीमार भी हो गई थी, उनका इलाज भी लंबे समय तक चलता रहा, कई बार वो विवादों में भी रहती हैं, लेकिन आज उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो इस मामले से, इस आरोप से बरी हो गई हैं। लेकिन अभी बहुत से सवाल हैं, पूरे जीवन ये सवाल उठते रहेंगे, कानून व्यवस्था पर, पुलिस की जांच पर, अदालत के फैसले पर बहुत तरह की समीक्षाएं होती रहेंगी वक्त के साथ। लेकिन आज का सच यही है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उनके साथी बरी हो गए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।